नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। रात के 10 बजे है और ये समय है बिग बुलेटिन का। पिछले कई दिनों से राजनीति, समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री और इस समय सीतापुर जेल में बंद आजम खां पर केंद्रित हो रही है। तमाम सी खबरें निकल करके आ रही हैं और इधर जब से विधानसभा चुनाव निपटा है तब से ये आरोप आजम खां के समर्थकों के द्वारा लगाया गया है कि समाजवादी पार्टी आजम खां की पैरवी नहीं कर रही है और अखिलेश यादव ने उनके लिए पैरवी नहीं की। ये खबरें निकल करके आ रही हैं और आजम खां नाराज हैं समाजवादी पार्टी से, अखिलेश यादव से। ये खबरें निकल करके आ रही हैं और जब से ही ये खबरें आई कि आजम खां अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी से नाराज हैं, वैसे ही जो दूसरी पार्टियों के नेता हैं उनका आजम खां के जेल दरबार में हाजिरी लगाने का सिलसिला तेज हो गया है और तरह तरह के ऑफर जा रहे हैं आजम खां के पास और लग ये रहा है कि आजम खां समाजवादी पार्टी छोड़ देंगे। तो उसी में उसी राजनीतिक घटनाक्रम में लगभग प्रतिदिन डेवलपमेंट हो रहे हैं। शिवपाल सिंह यादव मिलने गए आजम खां से सीतापुर जेल में और शिवपाल सिंह यादव ने बाहर आकर के ये बात कही कि अखिलेश यादव के साथ साथ मुलायम सिंह ने भी चिंता नहीं की आजम खां की, और अगर मुलायम सिंह यादव लोकसभा में आवाज उठाते और आंदोलन करते तो निश्चित रूप से आजम खां को जेल से रिहाई मिल जाती है। ये बयान था और पहली बार शिवपाल सिंह यादव ने अखिलेश यादव के साथ साथ मुलायम सिंह यादव पर भी निशाना साधा। उसके बाद में और मामला आगे चला। जो जयंत चौधरी हैं वो रामपुर में गए, आजम खां के बेटे से मिले। ओवैसी ने पहले से ही ऑफर दे रखा है कि वो उनकी पार्टी में शामिल हो जाएं और इस बीच जब बहुत ज्यादा स्थिति खराब हुई तो अखिलेश यादव ने विधायकों का एक प्रतिनिधिमंडल सीतापुर जेल भेजा, लेकिन आजम खां ने उस सपा के प्रतिनिधिमंडल से मिलने से मना कर दिया और उसके अगले ही दिन कांग्रेस के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने जाकर के भेंट की, बात की जेल में आजम खां से और बाहर निकल करके उन्होंने कहा कि आजम खां ने ये बात कही है कि वो सफाइयों का, अखिलेश यादव का वो नहीं देखना चाहते और के शरीर मेरे घाव हैं। हालांकि आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ये भी कहा कि वो केवल हालचाल लेने गए थे आजम खां का और अभी कोई राजनीतिक बात उनकी नहीं हुई है। जब वो जेल से बाहर आएंगे तब राजनीतिक बात करेंगे। ये बात आचार्य ने घर के बाहर। तो ये जो घटनाक्रम है ये आजम खां को लेकर के उत्तर प्रदेश की राजनीति में बेचैनी क्यों है? जिन आजम खां की पिछले 5 साल से कोई चिंता नहीं की गई, जिनसे कोई मिलने आता था, उन आजम खां से मिलने के लिए सभी राजनीतिक दलों के नेता उतावले हैं। चंद्रशेखर आजाद ने भी उनसे अपॉइंटमेंट मांगा है, समय मांगा है मिलने के लिए। तो ये जो उतावलापन है राजनीति में आजम खां से मिलने का, उसके पीछे क्या कारण है? क्या आजम खां समाजवादी पार्टी छोड़ करके समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचा सकते हैं?
हालांकि अखिलेश यादव की तरफ से ये बयान आया है, सपा मुखिया की तरफ से, कि वो आजम खां से मिलने जाएंगे। और दिल्ली में उन्होंने ये भी कहा है कि समाजवादी पार्टी अखिलेश आजम खां की लड़ाई लड़ेगी और न्याय दिलाने का प्रयास करेगी। ये बात कही है। ये हो सकता है कि जो बयान है अखिलेश यादव का, या अखिलेश यादव की जो तैयारी है वो समय से लेट हो गई हो, और अब उनके इस बयान का, उनके इस भरोसे का, इस आश्वासन का कोई मतलब न निकलता दिखता है। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि आजम खां को लेकर के उत्तर प्रदेश की राजनीति में बेचैनी क्यों है, और क्या स्थितियां हैं कि आजम खां जो बेगाने हुए थे 5 साल में, कोई उनसे बात नहीं करना चाहता था। और जाहिर सी बात है कि जिस तरह से नेताओं की भेंट हो रही है जेल में आजम खां से, तो कहीं ना कहीं सत्ता की भी मेहरबानी दिख रही है। तो इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर के क्या स्थितियां हैं, क्यों ये स्थिति बन रही है, इस पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आज कांग्रेस से विवेक नारायण मिश्रा जी हैं, वरुण त्रिपाठी जी हैं, समाजवादी पार्टी से अनिल मिश्रा जी हैं जो बोल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर आलोक बिहारी शुक्ला जी हैं, और वाली जी हैं, और विकास पांडे भाजपा के नगर अध्यक्ष। ये पैनल है आज है इसका। और फिलहाल अनिल मिश्रा जी की उपस्थिति में कभी हमारे विपक्ष दूसरे दलों के साथ ही जुड़ा करेंगे। और जो राजनीति में जो उतावलापन है, बार बार की स्थिति है कि 5 साल को आजम खां बेगाने हो गए थे, वो आजम खां अचानक इतने नेताओं के लिए क्यों उतावलापन है जो मिलने का, और जिस तरह से अपॉइंटमेंट मांगे जा रहे हैं, समय मांगा जा रहा है, लोग मिल रहे हैं, और आचार्य प्रमोद असलम कांग्रेस की ओर से मिले हैं। तो विवेक नारायण मिश्रा जी, आपसे ही शुरू करते हैं कि आचार्य प्रमोद असलम की इस मुलाकात को क्या माना जाए। हालांकि राजनीतिक लोग जो असली बात होती है, हकीकत होती है, उसे बताते नहीं हैं। और यही आचार्य प्रमोद कहा कि भाई साहब कि हम उनका हालचाल लेने गए थे और अभी राजनीति पर कोई चर्चा नहीं हुई है। राजनीति पर चर्चा तब होगी जब वो जेल से बाहर आ जाएंगे, हम फिर उनसे बात करेंगे। ये बात कही है आचार्य प्रमोद असलम ने। और निश्चित रूप से मुसलमानों के एक बड़े नेता रहे हैं आजम खां, और एक बड़ा मुस्लिम्स में उनका निश्चित रूप से जो जिलों में और मुस्लिम नेता है समाजवादी पार्टी के, उनमें भी आजम खां की उपेक्षा को लेकर के रोष है। और इस तरह की चीजें सोशल मीडिया पर भी निकल करके सामने आ रही हैं कि आजम खां को लेकर के जो दूसरे मुस्लिम नेता हैं उनमें भी रोष। तो ये जो स्थितियां हैं कि ओवैसी मेहरबान दिख रहे हैं आजम खां पर, शिवपाल सिंह यादव मेहरबान दिख रहे हैं आजम खां पर, और अब कांग्रेस भी मेहरबान दिख रही है आजम खां पर। अब क्या राजनीतिक समीकरण बनने वाले हैं, आजम खां इतने महत्वपूर्ण क्यों हो गए हैं, ये सारी चीजें हैं जिन पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। विवेक जी। देखिए, आजम खां समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, मंत्री रहे, और जैसा कि आपने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के बीच में उनकी एक छवि सरपरस्त के रूप में है, बड़े नेता के रूप में है। और इन सब के ऊपर दो बातें लगती हैं कि एक तो इस चुनाव में 2022 में जो विधानसभा के चुनाव हुए, और जिस तरीके से आजम खां और उनके बेटे ने वहाँ पे जीत हासिल की, तो ये अपने आप में एक है कि उनका जनता के बीच में उनका जमीनी आदमी है, जनता से जुड़े हुए हैं। जेल में रहते हुए उन्होंने इन विपरीत परिस्थितियों में भी चुनाव जीता। तो और इसके बाद जिस तरीके से शिवपाल सिंह जी ने उनसे मुलाकात करी जाके, तो वो मुलाकात के बाद से ही आपकी बात से लग रहा है
तो उनकी मुलाकात के बाद से ही सिलसिला थोड़ा सा शुरू हुआ ये, वरना अभी तक 5 सालों में ऐसा कुछ नहीं था। ये चुनाव जीतने के बाद और जो इस तरह से घटनाक्रम हुए, जिस तरीके से पहले उनके मीडिया प्रमुख का जिस तरीके से बयान आया, शुरुआत तो वहीं से हुई है। जब आजम खां के जो मीडिया प्रभारी थे, उन्होंने जब समाजवादी पार्टी को निशाना बना के जब बयान दिया है, उसी के बाद से ये थोड़ा सा माहौल बनना इस तरह का शुरू हुआ कि अपॉइंटमेंट लिए जा रहे हैं और उनसे तमाम दलों के नेता मिल रहे हैं। और इसकी शुरुआत शिवपाल सिंह जी से हुई। जब शिवपाल सिंह जी से मुलाकात हुई और उनके मीडिया प्रभारी का बयान इस तरह का था, तो उसके बाद थोड़ी सी राजनीतिक सरगर्मी बढ़ना लाजमी थी। तो उसी के तहत अगर मान लीजिए ओवैसी ने या कांग्रेस ने भी मिलने की बात सोची, तो सिर्फ इसलिए कि उनका अगर रुझान कुछ है, तो उसके लिए एक कहना चाहिए माहौल बनाने की बात थी, एक शुरुआत करने की बात थी। इसलिए आचार्य प्रमोद कृष्णम जी मिलने गए उनसे, और उन्होंने कहा भी कि जेल से छूटने के बाद बात करेंगे। और इन सब के पीछे बस बात यही है कि वो एक मुसलमानों के कद्दावर नेता हैं और मुसलमानों के बीच में उनका उत्तर प्रदेश में प्रभाव है। आप और लोगों को, मुसलमानों को इस बात को लेके थोड़ा सा मायूसी भी है कि समाजवादी पार्टी को जो करना चाहिए था वो आजम खां अपने वरिष्ठ नेता के लिए नहीं किया गया। और शिवपाल सिंह जी का जो बयान है, जिसमें उन्होंने पहली बार मुलायम सिंह जी को भी निशाना साधा है, तो इसके भी कहीं न कहीं से मायने हैं। और जिस तरीके से आजम खां ने समाजवादी पार्टी के जो प्रतिनिधिमंडल गया था, उससे मिलने को मना कर दिया, तो इन चीज़ों से थोड़ी सी चर्चाओं को बल मिला कि वो समाजवादी पार्टी से उनका विदाई लगभग तय है, मन बना चुके हैं वो। तो उसी के लेके ये सब हो रहा है ये। और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में वो ये जो उनके मीडिया प्रभारी से बात शुरू हुई है, चूंकि इसकी शुरुआत आप देखिए कि उनके मीडिया प्रभारी के बयान से शुरू हुई है, ये सारी सरगर्मी वहीं से शुरू हुई है। और उसके बाद समाजवादी पार्टी के विधायक प्रतिनिधिमंडल से न मिलना, ये सब बिल्कुल स्पष्ट कर रहा है कि समाजवादी पार्टी से उनका मोह भंग हो चुका है। अब वो किस पार्टी में जाना पसंद करेंगे या क्या करते हैं, तो उसके लिए ये सब सारा जो घटनाक्रम हो रहा है, ये उसी का हिस्सा है ये। जी भाई साहब, देखिए लोकतंत्र में कानून अपना कार्य करता है। क्योंकि जी आजम खां जी जिस तरीके से जेल में बंद हैं, तो हमारे वरिष्ठ साथी ने सब कुछ बताया, लेकिन जहाँ तक रही अन्य दूसरे दल और सपा, तो साहब सपा में बेचैनी साफ देखी जा सकती है। किस तरीके से साहब जब लोग मिलने के लिए गए शिवपाल सिंह जी के बाद जो सिलसिला चालू हुआ, तो सपा में साहब इतनी बेचैनी थी कि साहब प्रतिनिधि मंडल साहब भेजा गया, वो भी साहब बैरंग लौट आया। तो कहीं ना कहीं सपा बेचैन है। दूसरी तरफ आप देखिए कि आजम खां साहब कहीं ना कहीं सपा के संस्थापक सदस्य हैं और उन्होंने काफ़ी सपा के लिए हिसाब किया, इसमें कोई दो राय नहीं। और जहाँ तक रही मुलाकातों का सिलसिला, तो साहब जेल में तमाम शुभचिंतक आते हैं। पूर्व में भी साहब मुलाकातें होती रहीं, उनके खिलाफ FIR थी, कानून के तहत साहब समय जेल में भी रहे। तो ये प्रक्रियाएं साहब चलती रहती हैं। और जहाँ तक रही हमारी पार्टी के कृष्णन जी का सवाल, तो साहब गए हालचाल लेना, कोई बुरी बात नहीं है। पूर्व में भी साहब मुलाकातें होती रही हैं। राजनीतिक दलों के तमाम बड़े बड़े नेता साहब जेल के अंदर बंद थे, क्या पूर्व में मुलाकातें नहीं हुई? तो साहब ये सिर्फ एक शिष्टाचार मुलाकात थी। अगर कुछ ऐसा होगा तो कोई वो छुपाने योग्य तो बात है नहीं, तमाम साधन है साहब, सबके सामने चीजें निकल के बाहर आती। तो प्रमोद कृष्ण जी सिर्फ एक हालचाल लेने के लिए, और एक राजनीति अपनी जगह, दल अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आदमी पीड़ित है तो उसका हालचाल लेना कोई गुनाह नहीं। वाली जी शेखर जी, बहुत ही आज दिलचस्प मामला है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी में बहुत ही धुंधुमार उठ रहा है। गुबार जो है इस तरीके से फूट रहा है, उससे मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ समाजवादी पार्टी के नेतृत्व पर प्रश्न चिन्ह उठ रहा है। और ऐसा लगता है
कि वर्तमान में जो नेतृत्व समाजवादी पार्टी का है उसको नकारते हुए जिस तरीके से उसने उनके प्रतिनिधिमंडल से मिलने से आजम खान ने जो इनकार किया है, उससे प्रतीत होता है या तो समाजवादी पार्टी में नेतृत्व परिवर्तन की एक ज्वाला उठने वाली है। मुझे ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी का नेतृत्व जिन हाथों में है, वहां से नेतृत्व इस विचारधारा से लगता है कि आजम खान जी जो हैं इस नेतृत्व से प्रसन्न नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह नेतृत्व, मुझे ऐसा प्रतीत होता है, शिवपाल सिंह जी के हाथों में पहुंचने वाला है। कहीं इधर उधर अगर भटकेगा तो ये कांग्रेस के लोग भी ये सोच रहे हैं कि ये गेंद किसी तरीके से हम ही अपनी पाला में गुपक लें। ये कांग्रेस के लोगों का भी अपना उनसे मिलने का एक सिलसिला है कि ये बॉल अगर हमारे हाथ में आ जाए तो उत्तर प्रदेश में हमारी मजबूती हो जाएगी। इस कारण ये कांग्रेस के लोग भी उनसे मिलने का प्रयास किया है और मिले हैं। मैं समझता हूं कि यही विचार के साथ ये कांग्रेस के लोग मिले हैं और शिवपाल सिंह जी से भेंट विधिवत करने का मतलब यह है कि किसी प्रकार से उनके प्रतिनिधिमंडल से न मिलना। मुझे ऐसा लगता है समाजवादी पार्टी के नेतृत्व से उनकी नाराजगी है, दिखती है। हाँ शेखर भाई, ये बड़ा अच्छा विषय भी है और इसमें बहुत सारी चीजें निकल करके आती हैं। आप ये देखिए कि हमें तो जो हमारे 4 स्तंभ थे, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, हमें ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को चुनौती दे रहे हैं। कारण ये है कि ये जो नेतागण है, क्या कह रहे थे, शिवपाल मिले और कहा कि सही तरीके से आंदोलन पार्टी ने नहीं किया, नहीं तो आजम खां मुक्त हो सकते थे। इसका मतलब न्यायपालिका पर एक दबाव डालने का प्रयास। न्यायपालिका अपनी गति से काम करती है, उसकी एक सीमाएं हैं, उसके आधार पर काम करती है। तो कहीं ना कहीं समाजवादियों का चरित्र उजागर होता है और उसमें कांग्रेस के साथी भी इसमें सहयोग कर रहे थे कि ये कहीं ना कहीं पिछली सरकारों में न्यायपालिका को प्रभावित करने का प्रयास करते रहे होंगे और शायद अब सत्ता में नहीं है फिर भी उसको प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं। न्यायपालिका इस डिबेट को बहुत ध्यान से देखेगी अगर तो महसूस करेगी कि आखिरकार ये चुनौती देने का प्रयास हो रहा है। आजम खां किस अपराध में बंद हैं? उन अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति के साथ अगर कोई जेल में मुलाकात करने जाता है तो कहीं ना कहीं उस अपराध को प्रश्रय है, कहीं ना कहीं उनकी चित्तवृत्तियां और उस अपराधी की चित्तवृत्तियों में कोई मेल मिलाप है। शासन को इसका भी संज्ञान लेना चाहिए कि कैसे कैसे लोग उस अपराधी प्रवृत्ति, चाहे कितना भी नेता रहा हो, बड़ा मंत्री रहा हो, लेकिन भारत माता को जो डायन कहता रहा हो और कांग्रेस के प्रमोद कृष्ण मिलने जाते हैं अपनी गोटे जाते हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का भी चरित्र उजागर होता है। शिवपाल जी मिलने के लिए जाते हैं, वो भ्रष्टाचार में विरुद्ध हैं, वो किसानों की, गरीबों की जमीन को बलात् कब्जे में लिया है उसमें निरुद्ध है। तो कहीं ना कहीं ये हमारी प्रवृत्तिगत द्योतक भी है कि जब कोई अपराधी किसी केस में निरुद्ध होता है और उससे जो मिलने जाते हैं, हम तो प्रशासन से मांग करते हैं, न्यायपालिका से भी मांग करते हैं कि ऐसे मिलने वालों पर भी थोड़ा दृष्टि डालें कि आखिरकार ये कहीं एक गठजोड़ तो नहीं है। आज कोई व्यक्ति फंस गया तो अंदर आ गया है और कुछ नहीं फंस पाए हैं तो वो बाहर है, मिलने के लिए जा रहे हैं। तो इस पर भी बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। और कांग्रेस एक प्रतिनिधि के तौर पर गए थे, ये वोट बैंक की राजनीति के माध्यम से गए थे पूरी तरीके से। और स्वाभाविक है, राजनेता कभी भी एक भी कदम चलता है तो बिना स्वार्थ के नहीं चलता।
तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गुफ्तगू हो ही होगी। अब ओवैसी जी आएंगे, कांग्रेस आएगी, समाजवादी पार्टी के लोग आएंगे, तो कहीं ना कहीं इनका एक ही प्रकार का चरित्र है जो आजम खां का चरित्र रहा। और अभी समाजवादी पार्टी ने कहा कि हम सब मिलकर के आजम खां की पैरवी करेंगे। अरे क्या पैरवी करोगे? है? आप वकील खड़े करिए, वो साक्ष्य प्रस्तुत करें। तो सरकार ने अगर बंद किया है तो किसी न किसी साक्ष्य के ही आधार पर किया होगा। आप आंदोलन करके आप न्यायपालिका को दिग्भ्रमित करना चाहते हैं, उनके आदेशों को बदलवाने का प्रयास करते हैं, ये ठीक नहीं है। और इस पर कहीं ना कहीं सबका चरित्र उजागर होता है। अगर आप अपराधियों से मिलने जाते हैं तो ये ठीक नहीं है, समाज के लिए ठीक नहीं। विकास बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। शिवपाल सिंह, केशव देव मौर्य, ओपी राजभर और अब आजम खां, ये दिखाता है कि समाजवादी पार्टी 2024 तक आधी होने वाली है, अपने नेताओं के लिहाज से भी और अपने कार्यक्रमों के लिहाज से भी। क्योंकि जहां तक आजम खां की बात है तो आजम खां का राजनीति में एक बड़ा नाम है और हम सब जानते हैं सपा में उनका कद क्या रहा है। कभी अखिलेश यादव की सरकार में नंबर 2 के मंत्री होते थे और जिनकी भैंसें खोजने का काम पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिस मिलकर करती थी। तो मुझे लगता है कि आजम खां किसी परिचय के मोहताज नहीं है और उन्होंने इस अपनी राजनीतिक रसूख का परिचय 2022 के चुनाव में भी दे दिया है और जेल में रह करके वो चुनाव जीते और उसके बाद जो है वो उनके पुत्र भी शायद चुनाव जीते हैं जेल में रह करके। तो मुझे लगता है कि आजम खां की ज़रूरत जितनी समाजवादी पार्टी को है उतनी आज कांग्रेस को है। कांग्रेस भी ये समझ रही है कि उनकी डूबती नैया को पार अब 20% ही लगाएंगे। तो मुझे लग रहा है कि 2024 की लड़ाई है वो पुनः 80-20 की होने जा रही है और इस 80-20 की लड़ाई में अब उस 20% में इन सब की हिस्सेदारी है। तो कोई सोच रहा है मेरी तरफ हो जाए, कोई सोच रहा है इनकी तरफ हो जाए। जरा हमें अतीत में जाने की आवश्यकता है। 2019 के चुनाव, 2019 के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के जितने विधायक जीते थे, लगभग जितने सांसद जीते थे, लगभग आधे सांसद एक विशेष वर्ग के। ये एक बड़ा विषय है क्योंकि आने वाला चुनाव 2024 का लोकसभा चुनाव है और उसी को ध्यान में रखते हुए आजम खान ने भी अपनी लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने का पेशकश की और माननीय अखिलेश यादव जी ने भी लोकसभा की सीट छोड़ने का मन बनाया। लेकिन जैसी कंडीशनें पैदा हो रही हैं, मुझे लगता है कि इन दलों के लिए ये दलदल बहुत जबरदस्त बनने जा रहा है क्योंकि बीच में कई ध्रुवीकरण की व्यवस्था भी हो रही है। आप अगर देखें तो कई ध्रुव बीच में निकल के आ रहे हैं, चाहे चंद्रशेखर के रूप में हो और चाहे असदुद्दीन ओवैसी के रूप में। तो ये बड़ा विषय है मुझे लगता है कि और इन सारे विषयों के बीच हाँ ये बिल्कुल तय है कि ये नुकसान कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का होने जा रहा है। लेकिन मैं एक बात और यहाँ पे जोड़ना चाहता हूँ कि जिस तरीके से एक नींव डाली जा रही है अपराधियों को पराश्रय देने की, केवल वोट बैंक की नजर को ध्यान में रखते हुए अपराधियों को पराश्रय देने का काम किया जा रहा है, तो क्या भविष्य में ये उम्मीद की जा सकती है कि कांग्रेस मुख्तार अंसारी से भी मिलने जाएगी? कांग्रेस अपना प्रतिनिधिमंडल क्या भेज सकती है मुख्तार अंसारी से मिलने के लिए भी? और कोई बड़ी बात नहीं, राजनीतिक मजबूरी ये पैदा हो जाए कि कल को कांग्रेस अपना प्रतिनिधिमंडल दाऊद इब्राहिम से भी मिलने दे। मुझे इस बात में कोई हैरानी नहीं होगी कि भविष्य में कांग्रेस अपना प्रतिनिधिमंडल भेजे और दाऊद इब्राहिम से भी कोई अपनी अंदर खाने सेटिंग करने की व्यवस्था करे। ये राजनीतिक महत्वाकांक्षा से इस देश को किधर ले जा रहे हैं, ये निर्णय कांग्रेस को करना है और इस उत्तर प्रदेश और देश की जनता को 2024 में करना है। ये मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि इन दोनों दलों की नूरा कुश्ती है, कोई किधर भी जाए मिल बांट के खाए। तो ये दोनों मिल बांट के खाने की प्रवृत्ति में है। सपा में रहे तो आजम खां का क्या भला हो गया और कांग्रेस में जाएंगे तो आजम खां का क्या भला हो जाएगा, ये निर्णय उन्हें करना है, उन्हें मुबारक है। लेकिन मैं इतना ही कहने जा रहा हूं कि 2024 की लड़ाई भी 80-20 की लड़ाई होने जा रही है। ये अब बिल्कुल धीरे धीरे स्पष्ट हो गया। जी देखिए, मुद्दा कोई भी हो, चाहे आजम खां का हो या कोई भी हो, लेकिन घूम फिर के सुई वहीं पे ले आते हैं 80-20 के ऊपर।
मुद्दा कुछ भी हो, लेकिन मेन मुद्दा तो मुझे लगता है कि इन लोगों के लिए यही है 80-20 पे किस तरह सुई को घुमा के 80-20 पे ले आइए। तो वो तो एक उनका एक कहना चाहिए, अब क्या कहूँ मैं, इसको बन चुका उनका एक है ये। दूसरा ये बड़ा एक अजीब सी बात लगती है कि आजम खां एक राजनीतिक व्यक्ति हैं, राजनीतिक व्यक्ति हैं, उन पे आरोप लगे, न्यायपालिका ने फैसला सुनाया, वो गए, तो ये अपराधी कहाँ से हो गए? अपराधी की परिभाषा पहले बताएं कि अपराधी और एक राजनीतिक व्यक्ति अगर किन्हीं कारणों से जेल में बंद हुआ है तो वो अपराधी कहाँ से हो गया? और ये सबसे बड़ी बात है, अपराधी से मिलना। दूसरा, हमारे भाजपा के प्रोफेसर साहब ने मिलाई के मैनुअल पे भी सवाल लगा दिया, सवालिया चिन्ह लगा दिया कि ऐसे लोगों से मिलने जाने पे भी प्रतिबंध लगाया जाए और निगाह रखी जाए। आपकी सरकार है, अब तो योगी राज 2.0 चल रहा है, आप जेल मैनुअल को चेंज करा सकते हैं और उसमें मैनुअल में ये जोड़वा दीजिए कि ऐसा कोई मिलना, किसी से मिलाई करना भी मना है, कि अगर कोई अपराधी मान लीजिए है, अभी तो मान लीजिए इन्होंने किसी का कत्ल नहीं किया है, किसी के ऊपर गोली नहीं चलाई है, कल को जो लोग डकैती डालने में या कत्ल में या और उसमें संगीन अपराध में जेल जाते हैं, उनके मिलने पे मनाही जब नहीं है, कोई मिल सकता है उनसे है, तो आप एक राजनीतिक व्यक्ति के लिए कह रहे हैं, लेकिन फिर भी आप इसमें सरकार हैं, आप लिखिए मुख्यमंत्री जी को जेल मैनुअल चेंज कराइए, बहुत बढ़िया बात है, मिलाई के मैनुअल ये। दूसरा, आप देखिए जरा, मैं नाम नहीं लूँगा, कि हमारे भाजपा के साथी जरा थोड़ा जाके देखें कि जेल में कौन कौन लोग बंद थे और किन किन लोगों से भाजपा के लोग मिलने जाते रहे। तो ये एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। आप अपनी पार्टी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, आप जरा वो भी देखिए। यहाँ पे समय नहीं देना है उनका नाम लिया जाए, आप पता करिएगा कि कौन कौन लोग भाजपा के बड़े बड़े नेता किन किन से मिलने गए। तो अब तो आपकी केंद्र में सरकार है, आप तो पूरे मैनुअल चेंज करा सकते हैं। ये प्रतिबंध की बात अच्छी बात है, नए मैनुअल आप लाइए करिए, तो इस तरह की बात करना, एक राजनीतिक व्यक्ति से मुलाकात पे सवाल खड़े करना, उस पर बंदिश लगाई जाए और वो अपराधी हैं, वो एक राजनीतिक व्यक्ति पहले हैं, वो कोई चोर डकैत नहीं थे जिसके लिए उन्हें सजा मिली, उनको 20 डकैती मुकदमे चल रहे उनके ऊपर थे। तो अपराधी कहना ये भारतीय राजनीति का और संविधान का एक तरीके से आप समझिए कि अपमान है ये। और एक तरफ आप कहते हैं कि न्यायपालिका ने उनको अंदर किया, तो जल्द रिहाई की बात जो कही है शिवपाल जी ने या किसी ने, तो वो भी आप कहते हैं कि न्यायपालिका का अपमान है। अरे प्रोफेसर साहब, न्यायपालिका का अपमान यहाँ कहीं नहीं है। राजनीतिक नेता, राजनीतिक व्यक्ति जब किसी मिलता है तो राजनीतिक बात करता है। ये शिवपाल जी का बयान, किसी का बयान, ये एक राजनीतिक बयान था। ये न्यायपालिका को मत जोड़िए इससे। आप तो बुद्धिजीवी आदमी हैं, एक राजनीतिक व्यक्ति का बयान रिहाई को लेके हो तो ये न्यायपालिका पे सवाल नहीं है ये, कि उन्होंने न्यायपालिका पे सवाल उठा दिया कि उन्होंने गलत वो दे दिया और उन पे सवाल उठा रहे हैं ये कि जल्दी क्यों नहीं रिहा किया और देर में क्यों नहीं किया। तो इस तरह की बात, ये राजनीतिक लोग हैं, राजनीतिक बातें होती हैं, जो मुद्दे उठाए जाते हैं वो राजनीतिक मुद्दे होते हैं। शिवपाल जी ने कहा तो वो राजनीतिक मुद्दा था, उन्होंने मुलायम सिंह जी को जोड़ दिया उसके साथ में, तो ये एक राजनीतिक बात थी। अखिलेश जी ने कहा कि हम उनके साथ खड़े होंगे, करेंगे, ये भी राजनीतिक बात है। ये कोई न्यायपालिका को चैलेंज नहीं करने वाली बात है कि कोई न्यायपालिका को चैलेंज कर रहा है। तो इन सब चीजों के बीच में आज ये लगता है कि घूम फिर के बात वहीं पे आ गई है और इस बात को भाजपा के लोगों ने मान लिया कि 24 का चुनाव 80-20 पे ही होने जा रहा है। लेकिन अगर ऐसा होने जा रहा है तो ये देश या संविधान के लिए बहुत बड़ा एक सवाल खड़ा होगा। भाई साहब मेरा एक, अच्छा ठीक है, यदि न्यायपालिका किसी को निरुद्ध करती है और उसको सजा होती है तो उसे, और वो राजनीतिक व्यक्ति, तो क्या वो अपराधी नहीं है? बिना साक्ष्य के आधार पर ही अदालत आपको जेल में भेज देगी। आपने जौहर विश्वविद्यालय का निर्माण किया,
अवैध तरीके से आपने किसानों की, गरीबों की संपत्ति को हड़पा। यहाँ तक कि आपने लाइब्रेरी में जो किताबें थी वो भी कहीं से चुरा करके उसमें आपने लगाई, उसके बिल वाउचर आपने फर्जी डाले, बहुत सारी चीज़ें इधर से उधर आपने की। क्या ये अपराध की श्रेणी में नहीं आता? क्या सफ़ेद पोश हो जाना सभी अपराधों से मुक्ति का एक साधन है क्या? एक आम नागरिक एक साइकिल अगर किसी प्रकार से गरीबी के कारण अगर चुरा लेता है, पुलिस उसको पकड़ती तो अपराधी ही कहलाता है। उसने तो सफ़ेद पोश हो जाने का मतलब आप सभी अपराधों से मुक्त नहीं है। हाँ, कांग्रेस का ये चरित्र रहा कि राजीव गांधी के हत्यारे जो लोग थे, जो जेल में थे, उनको से भी छुप छुप करके मिलने जाते थे और उनको भी दोष मुक्त करार होने के लिए राष्ट्रपति के पास जो फाइल पड़ी थी उसमें भी दया याचिका की पैरवी करते थे। तो उनकी नज़र में वो हत्या भी अपराध नहीं थी। तो ये जो भ्रष्टाचार किया है उन्होंने जौहर विश्वविद्यालय के रूप में, तो ये शायद उनकी दृष्टि में अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, लेकिन एक सामान्य व्यवस्था है, अगर आप उसमें देखेंगे तो ये अपराध की श्रेणी में आता है। दूसरी बात मैंने ये नहीं कहा कि कोई मिलाई करने जाता है तो उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। हाँ, ये बात सही है कि उसकी जो प्रवृत्ति है उस प्रवृत्ति का एक सूचक है, प्रशासन को चाहिए कि जब किसी अपराधी प्रवृत्ति से कोई व्यक्ति मिलने जाता, अब आप सब लोग अपने वकीलों को कसाब के पास भेजते रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रवृत्तिगत जो मोमेंट है वो समझ में आता है कि आप किस फॉन्ट के बने हुए हैं, क्या चाहते हैं आप। तो कहीं ना कहीं ये अपराध को प्रश्रय देने का एक कारण है। किसी भ्रष्टाचारी से मिलते हैं, उससे मिलने जाते हैं, गुफ्तगू करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप भी उसी विचारधारा के हैं। ये मैंने एक सामान्य बात कही है और हर व्यक्ति इस बात को जानता है। तो मैंने कहीं प्रतिबंध लगाने की बात नहीं की है, लेकिन अगर आप अपराधियों से मिलने जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो वृत्ति आपके अंदर है, इसीलिए आपका वो मंतव्य मिलता है, तभी आप उनसे मिलने जाते हैं। चलिए देखिए, ये जो बचाव पक्ष की आपने आप जो बात कर रहे हैं अपराधी, तो अपराधी के लिए न्यायपालिका ने सजा दी किया, लेकिन जो आप कहते हैं कि उनसे मिलने का प्रतिबंध नहीं कहा, आप कहते हैं उनसे मिलने जाने वालों पर निगाह रखेगी, वो भी अपराधी हैं। ये आप सोच के देखिए, अगर ऐसा होता, नहीं, अगर ये आप कह रहे हैं तो सरकार की तरफ से प्रावधान है कि जो उसका न्याय का सिद्धांत है कि जो कितना बड़ा भी अपराधी न हो, लेकिन उसका पक्ष सुना जाएगा, और सरकार अगर वो अपना पक्ष रखने के लिए उसके पास सामर्थ्य नहीं है तो सरकार उसके लिए वकील देती है। अब आप सरकार में आप ये नियम बदल दीजिए, आप ये भी नियम बदल दीजिए, आपने फैसला जिसको कर लिया कि अपराधी है उसे कोई बोलने का मौका नहीं, उसके लिए जो इस नियम बना हुआ चला आ रहा है इसको भी आप निरस्त कर सकते हैं कि उसको बचाव करने की, कोई अपील करने की या अपना वकील खड़ा करने की सरकार ने नियम बनाया कि वो अगर समर्थवान नहीं है तो वो सरकारी वकील मिलेगा, लेकिन वो अपना पक्ष रख सकता है। तो इसको भी आप गलत बता रहे हैं, आप मिलने वालों को भी उनसे गलत बता रहे हैं। तो ये आपके हाथ में है, आप इसको सब बदलवा सकते हैं। तो है ये आदरणीय मिश्र जी, सही है। कसाब और अफजल गुरु के पक्ष में दलीलें देने वाले, रात को कोर्ट खुलवाने वाले, जम्मू कश्मीर से जब विस्थापित हुए थे ब्राह्मण है, तब आप पक्ष नहीं दिख रहा था। कितने कांग्रेस के लॉयल बात आपकी सही है। नहीं, बात आपकी सही है। नहीं, तो अब पेंडिंग है इस देश में, उनके लिए रात में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाया गया, और सरेआम जिसने हत्या कर दी हो प्लेटफार्म पर, उसके लिए आप उसके बचाव पक्ष को ढूंढ रहे हैं, आप मानवता ढूंढ रहे हैं। वाह भाई वाह, प्रोफेसर साहब, ये प्रोफेसर साहब, ये आतंकियों के लिए नहीं, ये सुनिए, आप कांग्रेस का नियम नहीं है, ये कांग्रेस का नियम नहीं है, ये न्यायपालिका का नियम है कि चाहे कसाव हो या कोई उसने गोली मारी हो, उसको बचाव का रखने का, बिरयानी खिलाते रहो। कांग्रेस का नियम मैं बताता हूँ आपको, का नियम है, तो कांग्रेस का नियम नहीं है। मैं बता देता हूँ आपको, भी अपराधी है, कांग्रेस का नियम भी बता दे रहा हूँ आपको, का मौका मिलता है। आप ये वकील, ये किसी कांग्रेस की किसी पार्टी, आप ये न्यायपालिका कर रहे हैं,
ये न्यायपालिका पे सवाल आप खड़ा कर रहे हैं कि कोई कितना बड़ा अपराधी हो लेकिन उसको बचाव का न्यायपालिका मौका देती है। ये इसलिए भाई उसको न्यायपालिका पे तो आप सवाल खड़े कर रहे हैं। अरे गुरु आप सुनिए, न्यायपालिका तो मैं स्वागत करता हूँ, आप दबाव डालते हैं ना। आप कहना नहीं, दबाव कोई नहीं पड़ता है। अब आप नियम हटा दीजिए, अब आप नियम खत्म कर दीजिए कि जो अपराधी होगा उसको अपनी बात कहने का मौका नहीं मिलेगा, उसको सरकार नहीं मिल सकता। ये आप खत्म कर दीजिए। श्रेणियां हैं, अपराध की श्रेणियां हैं आप जिसमें सरेआम आप न्यायपालिका पे सवाल खड़ा कर रहे हैं, न्यायपालिका पे आप सवाल खड़ा कर रहे हैं। न्यायपालिका का तो मुद्दा आपने उठाया हमेशा। आप न्यायपालिका पे सवाल खड़ा कर रहे हैं, ये पार्टी का सवाल। राजीव गांधी के हत्यारों भाई साहब एक मिनट, दया एक याचिका एक की एक फाइल राष्ट्रपति कोई नहीं गया, उनके एक मानवीय आधार पे उसमें 30 साल बाद अगर कहा मानवीय आधार, ने ये मानवीय आधार है। आपके पिता की हत्या कर दे, आपके पति की हत्या कर दे, और ये मानवीय आधार बहुत बड़े मानवतावादी है। तो सिख के दंगे क्यों करवाए आपने? मानवता खत्म हो गई थी क्या? मैं कांग्रेस के दंगे क्यों करवाए? मानवता खत्म हो गई थी। इमरजेंसी क्यों लगवाई? मानवता खत्म हो गई थी। जम्मू कश्मीर से विस्थापन हुआ था, वहां मानवता खत्म हो गई थी। मूल मुद्दे पे आइए। आप न्यायपालिका सुनिए मिलने वाला अपराधी है, मिलने वाला है, जेल जाने वाला है, और उसको बचाव का मौका नहीं मिलना चाहिए। बचाव का मौका क्यों नहीं मिलना चाहिए? अच्छा मुझे ये बताइए, अपराधी को संरक्षण देने वाला, आप सुनिए, एक मिनट सुन लीजिए भाई साहब, भाई साहब सुन लीजिए, भाई साहब सुन लीजिए, कानून का अपराधी को संरक्षण देने वाला भी उतना ही बड़ा गुनहगार होता है जितना गुनहगार स्वयं अपराधी होता है। न्यायपालिका सभी अपराधी थी। कांग्रेस का कोई भी डेलीगेशन बाबर के परिवार से मिलने गया, गोरखपुर के मुस्लिम युवक की जिसकी हत्या हुई थी उससे मिलने गया कांग्रेस का कोई डेलीगेशन? क्या कांग्रेस का कोई डेलीगेशन गोरखपुर के मुस्लिम युवक बाबर की हत्या हुई उसके परिवार से मिलने गया? क्या सपा का कोई डेलीगेशन उस परिवार से मिलने गया? नहीं गया। आजम खां केवल वोट बैंक है, और वोट बैंक के लिए ही ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों में आपस की खींचतान मची हुई है। वही एक बड़ा कारण है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जनता को मूर्ख बनाना इनका परम उद्देश्य है, इनका कोई सरोकार नहीं है। ये 80-20 की लड़ाई ये स्वयं बनाते हैं। कांग्रेस और सपा के लोग वो जिन्ना को ले आते हैं, ये आजम खां की पैरवी करते हैं। अरे भाई कोई भला आदमी नहीं है आपके पास पैरवी के लिए? कोई भला आदमी नहीं है जिससे मिलने जाए कांग्रेस? भाई साहब एक मिनट सुनिए, बहुत देर से मैं ये धैर्यपूर्वक सुन रहा हूँ, एक मिनट मुझे दीजिए। न्यायपालिका को प्रभावित करने की बात हमारे भाजपा के साथी कह रहे हैं, तो किरीट सोमैया के विषय में आप लोग क्या कहेंगे? क्या न्यायपालिका क्या डंडा जो उनके ऊपर चला? सुनिए मेरी बात, किरीट सोमैया वो हैं जिन्होंने आपको नंगा किया है। सुनिए, किरीट सोमैया वो हैं जिन्होंने आदर्श घोटाले की फाइल खोली थी। कांग्रेस ने रातों रात बिल्डिंग में आग लगवा दी थी, मिनिस्ट्री की बिल्डिंग में आग। भाई साहब हजारों सैकड़ों फाइलें चलवा दी कांग्रेस ने डर के मारे। उन्होंने आपकी कलई खोली थी कांग्रेस को, उन्होंने दिखाया था कैसे आपके चाणक्य जेल गए थे, जेल गए थे। यही चाणक्य कांग्रेस के मुख्यमंत्री जेल गए थे केवल किरीट सोमैया की तत्परता के कारण। आप तो वो आदर्श सोसाइटी दबा गए थे, कांग्रेस के लोग तो वो घोटाला दबा गए थे। इन्हीं किरीट सोमैया ने कांग्रेस को आंखें खोल के दिखाया था, जो कांग्रेस ने घोटाला महाराष्ट्र में किया था। चलिए ठीक है, हजारों सैकड़ों बार उन्होंने कांग्रेस को आईना दिखाया है। चलिए मेन मुद्दा है कि देखिए न्यायपालिका में सबको अधिकार मिला है, चाहे कोई अपराधी हो, बचाव का पक्ष रखने का। आप इसको गलत नहीं ठहरा सकते हैं, ना मिलाई करने को आप मना कर सकते हैं किसी को। आप इसलिए इस पे मत करिए आप ये। हाँ चलिए आज की बिग बुलेटिन की इस बहस को यही समाप्त कर रहे हैं। आज की बहस में भाग लेने के लिए विवेक जी का, अनिल मिश्रा जी का, विकास का, वरुण त्रिपाठी जी का, आलोक जी का और पालीवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल फिर मिलेंगे एक नई बहस को लेकर, एक नए विषय को लेकर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। जय श्री राम।